सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है जी? कि आपको पता होना चाहिए बॉस्फोरस स्ट्रेट है जी। इसी तरह अगर देखें श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करने वाले स्ट्रेट का नाम है पाल्क स्ट्रेट। तो आप ये देखें, इंडोनेशिया को मलेशिया से सेपरेट करती है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इसी तरह अलास्का को रशिया से सेपरेट करती है बेरिंग स्ट्रेट। तो इंशाल्लाह ये जो फिजिकल पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में आपको ये मतलब स्ट्रेट्स का जो जाल है बिछा हुआ वो आपको नजर आएगा जी। तो अभी सिर्फ जस्ट आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि स्ट्रेट क्या होती है जी? नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट सेपरेट द टू मेजर पोर्शन ऑफ लैंड इज कॉल्ड स्ट्रेट। इसी तरह इसके उल्ट अगर करें तो जमीन की एक नैरो पट्टी है जी जो पानी के दो मेजर पोर्शन को सेपरेट करती है, तो उसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस तो ज़हन में रखिएगा जी। इस्थमस ऑफ कारा भी है, इस्थमस ऑफ पनामा। पनामा किनाल अगर आप देखें तो ये पहले जब पनामा किनाल नहीं थी उस वक्त ये इस्थमस थी जी, क्योंकि पनामा जो है ये बिल्कुल नैरो हो जाता है और बिटवीन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये कनेक्शन करता था जी। लेकिन आपको पता है एक नहर बनी थी पनामा किनाल जो 1903 में ओन कर ली थी यूएस ने, और ड्राइट ब्रदर्स की जो पहली फ्लाइट है वो भी पनामा किनाल पे है जी। और 1914 में पनामा किनाल जो है ये पब्लिक के लिए ओपन की गई थी। तो इस्थमस आपने याद रखना है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जी विच जो है सेपरेट दी टू मेजर पोर्शन ऑफ वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं जी? इस्थमस। अब आप देखें जी कि हमने ना पिछले लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि गल्फ क्या होती है, बे क्या होती है, बाइट क्या है जी। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जब ये समझ लें कि ये जमीन है जी, जमीन में क्या होता है कटाव समंदर का पानी का कब ज्यादा होता है जी? बड़ी बड़ी जब टाइड्स बनती हैं। क्यों बनती हैं? ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से। जब फुल मून होता है तो ध्यान में रखिएगा कि उस वक्त टाइड्स बनती है। इसकी एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि महमूद ऑफ गजना जो है उसने 1026 में एक मंदिर फतह किया था जी, सोमनाथ का मंदिर बोलते हैं। ये बेसिकली बंबई और इंडियन गुजरात के दरमियान है जी। 1026 में सोमनाथ का मंदिर जो है महमूद गजनबी ने फतह किया था। और ये आपने ज़हन में रखना है कि इस सोमनाथ के मंदिर की ने खूबी थी कि जब फुल मून होता था तो इतनी बड़ी बड़ी लहरें जो है ना वो उठ के आती थी, और समंदर के किनारे एक बुत था जो पानी में डूब जाता था। तो पंडित लोग कहते थे कि अब भगवान जो है वो खुश हुआ है, अब दुआएं करो। तो आपको पता है कि इस सूरत में क्या होता था कि बहुत ज्यादा चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, मनते मानी जाती थी। तो इन हालात में क्या हुआ जी कि आपने याद रखना उस दौर में तो इल्म नहीं था कि ये टाइड्स क्यों बनती हैं। उन्हें लगता था कि ये भगवान हमारा खुश हुआ है। असल में आपको होता है कि टाइड्स बनती थी जो है कि ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से। जब आप देखें लहरें बन के टकराएंगी किनारे के साथ तो किनारा टूटेगा, तो ऐसे अंदर की तरफ जो है वो पानी चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? छोटे लेवल पे क्रीक बोलते हैं जी, क्रीक। तो आपको कल भी मैंने डिस्कस किया था कि क्रीक जो है एक इससे बनता है सर क्रीक। ये बेसिकली एरिया है जी 24 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन है जी। आपने याद रखना है इसको हम क्या बोलते हैं? रन ऑफ कच्छ। इसका दूसरा नाम जो है वो ध्यान में रखिएगा कि इसको क्या बोला जाता है जी? रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ जो है ये वो जगह है जी जो इंडियन गुजरात और उसके साथ मतलब है कि आपने याद रखना है कि इंडियन गुजरात और हमारा थरपारकर एरिया आता है सिंध का, और उनका इंडियन गुजरात है जी। दरमियान में ये एरिया है, ये 60 माइल का एरिया है। एरिया ये कितना है जी? 60 माइल्स। और आपने याद रखना है कि इसको पहली दफा जब हिस्ट्री इसकी अगर पढ़े तो 1914 में ये इशू उठाया गया था और उसमें कहा गया था इट शुड बी द पार्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट। ये किसका हिस्सा होगा जी? ये सिंध का हिस्सा होगा। लेकिन 1925 में
इसको दोबारा जो है वो इस पे आई थी एक रेजोल्यूशन कि इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन बॉम्बे एंड सिंध, तो दोबारा इसको डिवाइड कर दिया जाए। अब आपको पता है कि एक इंटरनेशनल डॉक्ट्राइन भी है जी यहां पे, उसको हम बोलते हैं साल्विग डॉक्ट्राइन है जी। बेसिकली ये इंटरनेशनल डॉक्ट्राइन है जी, वो कहते हैं कि अगर कोई भी पानी है, कोई वाटर है जो डिस्प्यूटेड है, इंटरनेशनल वाटर है जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन टू नेशन, तो उसको क्या कर दिया जाए जी, इक्वल डिवाइड कर दिया जाए। तो आप ज़हन में रखिएगा कि ये पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल वाटर मानता नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर की डेफिनेशन ये होती है कि उसमें नेविगेशन हो, उसमें जहाज चले, जो शिप चले। तो ये आपको पता है ये बंद गली है, 60 माइल का ये एरिया है, बंद गली है, लिहाजा यहाँ पे कहीं पे तो पानी है, कहीं पे रेत है, ऐसे दलदली एरिया है जी, उसमें शिप नहीं चलते जी। तो आपने याद रखना है कि इस वजह से ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया चाहता है इसको ऐसे इक्वल डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान इसको इक्वल डिवाइड करने के हक में नहीं है। एक तो उसकी वजह यह है, एक तो ये फुल ऑफ मिनरल्स है जी, और दूसरा अगर इसको इक्वल किया जाएगा तो इंडिया की बाउंड्री यहां से यहां पे आ जाएगी, तो पाकिस्तान अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। तो स्टिल इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज कॉल्ड सरक्रीक। तो आपने याद रखना है जी कि ये बेसिकली समंदर के पानी का डिस्प्यूट है जी, जहां पे, क्योंकि कुछ दोस्तों को पता नहीं है कि ये सरक्रीक इशू क्या है, तो बेसिकली क्रीक से सरक्रीक है। 15 क्रीक्स हैं टोटल पाकिस्तान में, 14 पाकिस्तान के कब्जे में है। वन इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज कॉल्ड सरक्रीक। तो ये याद रखिएगा जी, रन ऑफ कच्छ 24 पैरेलल लाइन। कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइन बेसिकली किसको बोलते हैं जी, ये लैटिट्यूड की लाइन है जी। आपको पता है हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं, लैटिट्यूड की लाइनें क्या है जी, हॉरिजेंटल है, और इन पैरेलल लाइनें वो होती हैं जो इक्वल चले। तो ये देखें कि जी लैटिट्यूड की लाइनों को ही पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जो लाइन यहां से गुजर रही है वो 24 जो है कि नॉर्थ से गुजर रही है। तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान का जो लैटिट्यूड स्टार्ट होता है 24 नॉर्थ से लेके 37 नॉर्थ तक है। तो आपने याद रखना है, इस वजह से इस लाइन का नाम 24 है, तो उसको नाम बॉर्डर का नाम दे दिया गया 24 पैरेलल लाइन। इसी तरह आप देखें तो 38 पैरेलल लाइन का भी हमने डिस्कस किया था जी, कि ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है जी। आप ध्यान रखिएगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है जी। फिर 17th पैरेलल लाइन आपने याद रखना है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का बॉर्डर था जी। क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम जो है वो बेसिकली क्या हो गया जी, यूनाइट हो गया। तो लिहाजा अब ये बॉर्डर नहीं है, लेकिन याद करने के लिए करना पड़ता है। 49 पैरेलल लाइन आपने याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर दो मुमालिक के दरमियान 49 पैरेलल लाइन है जी। और वो कहां पे आता है, क्वेश्चन कई दफा आ चुका है जी कि 49 पैरेलल लाइन किन दो मुमालिक के दरमियान है, तो वो ज़हन में रखिएगा कि वो बेसिकली यूएस और कनाडा के दरमियान है जी। 1818 में वो बॉर्डर बना था जी, 1818 में। और आपने याद रखना है कि 5061 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 5061 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये चार लाइनें तो जरूर बॉर्डर याद रखिएगा जी। 49 पैरेलल लाइन यूएस और कनाडा है, 24 पैरेलल लाइन पाकिस्तान और इंडिया, 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, 17th पैरेलल लाइन खत्म हो चुका है बॉर्डर, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि ये कहां पे आता है जी, ये नॉर्थ वियतनाम टू साउथ वियतनाम। तो पैरेलल लाइन ज़हन में रखिएगा, लैटिट्यूड लाइंस हैं जी। और पैरेलल पनिशमेंट भी होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब जज जो है वो पनिशमेंट देता है तो वो या तो पैरेलल देगा या कंसेक्टिव देगा। पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक बंदा दो जुर्म करता है, एक जुर्म की उसको सजा हुई है 3 साल और दूसरे को हुई है 2 साल। अगर तो पैरेलल चलेगी तो दोनों
जब उसके 2 साल कंप्लीट होंगे तो दूसरी साइड से भी 2 साल जो है वो उड़ जाएंगे, तो यानी टोटल उसको सजा होगी 3 साल। लेकिन अगर कंसेक्टिव होगी तो फिर ये होगा कि पहले 3 साल वो गुजारेगा, फिर अगले 2 साल बाद में गुजारेगा, तो इस तरह मतलब है कि उसको 5 साल सजा होगी। तो पैरेलल आपने समझना है कि बराबर, यानी कि लैटिट्यूड की लाइनें है जी, तो बॉर्डर, ये 4 बॉर्डर पैरेलल लाइन के नाम से पॉपुलर है जी। तो क्रीक आपने याद रखें, सर क्रीक और क्रीक क्या होती है। इसी से आगे जाएं तो आपने ज़हन में रखना है कि यहां पे अगर ये एरिया बढ़ जाता है, गैप बढ़ता है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं जी, गल्फ का। तो दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, आपने याद रखना है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये नॉर्थ अमेरिका में है जी, मैक्सिको कंट्री है, वहां पे आती है। वैसे मोस्ट जो पॉपुलर गल्फ है वो पर्शियन गल्फ है जी। ट्रेड के हवाले से तकरीबन 40% ऑयल दुनिया का जो है वो इधर से जाता है जी, स्टेट ऑफ हॉर्मज से होता हुआ पूरी दुनिया में जाता है। तो ऑयल रिच जो गल्फ है वो बेसिकली पर्शियन गल्फ है जी। तो जेल में रखिएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगर ये देखें कि ये गैप और बड़ा हो जाए तो ये बन जाती है बे। तो दुनिया की सबसे बड़ी बे जो है वो हडसन बे है जी, कनाडा। बे ऑफ बंगाल भी है जी, हडसन बे है जी। बाफन बे यूरोप में, अपना ये कनाडा के पास आती है। तो आप ये देखें कि ये हडसन बे जो है ये दुनिया की लार्जेस्ट बे मानी जाती है। और अगर इससे और बड़ा गैप हो जाएगा तो आपने याद रखा उसको क्या बोलते हैं, बाइट। तो जेहन में रखिएगा जी, एक ही चीज है, क्रीक है, फिर गल्फ है, फिर बे है, फिर बाइट। और दुनिया की सबसे बड़ी बाइट जो है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। तो जेहन में रखिएगा जी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ये थी जी बेसिक चीजें थोड़ी सी। और अब हम चलते हैं आपके साथ, डिस्कस करते हैं लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, फिर इंशाल्लाह आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे इसराइल। तो साथ साथ जी कमेंट करते रहा करें, जो चीज समझ ना आए तो आपने साथ आपको हमें आपने गाइड करना है कि ये चीज हमें नहीं समझ आई, हमें बताएं। क्योंकि इस तरह हमें तो नहीं पता चलेगा कि किसी दोस्त को समझ आई है या नहीं आई। तो जिसको कोई इशू हो, एक लम्हे के लिए इशू हो, उसने जस्ट जो है वो कमेंट। जी जी, इस तरह एग्जैक्ट उनको बताया। अच्छा, एग्जैक्ट इस तरह कोई मतलब है ना कि ये पैरामीटर्स नहीं है, बस नाम दिए गए हैं। ज्योग्राफिया दानों ने ना प्रॉपर जो है वो नाम दे दिए गए हैं कि आप देखें कि जितनी भी गल्फ है सारी गल्फ के नाम है, जितनी बे है उनके बे के साथ नाम है। इस तरह कहीं पे प्रॉपर जो है ना पैरामीटर्स नहीं मिले कि इतना एरिया गैप होगा तो उसे क्रीक बोलेंगे या इतना होगा तो उसे गल्फ, क्योंकि इस तरह कहीं पे आया नहीं है। मजीद देख लेंगे इंशाल्लाह, अगर कहीं से कोई प्रॉपर इसका मिलेगा तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। मैन, अच्छा जी, आप देखें कि ये बेसिकली जो क्रीक है ये 60 माइल्स का एरिया है। टोटल जो इसका एरिया है 60 माइल्स है जी। तो आपने याद रखें कि ये डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो 60 माइल्स है जी। तो बाकी जो है कि क्रीक्स, टोटल 15 क्रीक्स हैं पाकिस्तान के अंदर और एक डिस्प्यूटेड है जिसे हम सर क्रीक बोलते हैं जी। अच्छा जी, आगे चले, आप देखें तो हम जो है चलते हैं जी लैटिट्यूड पे। ध्यान में रखिएगा, लैटिट्यूड जो है और लॉन्गिट्यूड, इसको हमने डिस्कस करना है जी आज दोबारा से, और फिर इंशाल्लाह अगला टॉपिक आएगा। जी, क्वेश्चन इस तरह क्या कहें जी, क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, किस पे, क्रीक पे क्वेश्चन आ सकते हैं या ये जो भी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो आप पूछते हैं, क्वेश्चन जरूर आते हैं कई दफा। मतलब है कि जिस तरह देखें ना, सबसे पहले तो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए ना, भी क्रीक क्या होती है, गल्फ क्या होती है, बे क्या होती है। फिर आगे इनकी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देखें ना कि वो बे ऑफ बंगाल है, जिस तरह पर्शियन गल्फ है, इसी तरह आप देखें तो बाफन बे है, हडसन बे है। वो पूछता है ये किस मुल्क में है, तो पहले हमें ये पता तो होना चाहिए, या वो किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये पता होना चाहिए है क्या चीज। रन ऑफ कच्छ आपको बताया था कि ये बेसिकली रन ऑफ कच्छ जो है वो
अच्छा, रन ऑफ कच्छ जो है आपने याद रखना है, ये डिस्प्यूट रन ऑफ कच्छ का नहीं है। जो आप देखिएगा कि रन ऑफ कच्छ में ये एरिया आता है क्रीक, जो सर क्रीक इशू है ना, ये बेसिकली रन ऑफ कच्छ बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको हम मतलब है कि जहां पे सर क्रीक इशू है। तो इस वजह से रन ऑफ कच्छ इटसेल्फ डिस्प्यूट नहीं है, वो बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको 24 पैनल है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये है कि हम इस तरह कर लेते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो ऐसा आप जेल में रखिएगा, एंड पे हम एक सेशन रखेंगे, उसमें मतलब है सारे क्वेश्चंस आपके हम लेते जाएंगे, तो क्योंकि इस तरह हमारा लेक्चर जो है वो सारा रह जाएगा। तो दोबारा मतलब जी आज ही मतलब है लेक्चर के बाद ना इंशाल्लाह आखिर में हम 10-15 मिनट जो है वो क्वेश्चन का रखेंगे, लेक्चर रेलिवेंट जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करें। अच्छा जी, अभी आप देखें तो हम ये अपना लैटिट्यूड उस दिन भी हमने बनाया था और आप दोस्तों के साथ डिस्कस किया था जी, लेकिन कुछ दोस्त ले भी आया और कुछ दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें उस दिन सही समझ नहीं आई। तो ये देखें जी कि ये हमने एक आपके साथ अर्थ का जो है ना वो नक्शा बनाया जी, उसमें एक लाइन सिंपल खींचेंगे जिसको क्या बोलते हैं जी, इक्वेटर। इस खत्ते इस्तवा, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि खत्ते इस्तवा का जो है मेन पर्पस क्या है, इक्वल डे एंड नाइट्स यहां पे होती हैं, जो इसका मतलब 12 घंटे दिन है और 12 घंटे रात है जी, इक्वल। और एक जो इक्वेटोरियल लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है जी, और ये जमीन को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। आपने याद रखना है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने वाली लाइन है जी, इसका नाम इक्वेटर है जी। ये जमीन को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, यहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट्स होते हैं, और टेम्परेचर सबसे ज्यादा अगर जमीन पे है तो इसी लाइन पे जो ममालिक आते हैं उनमें है जी। और क्वेश्चन हमारा उस दिन डिस्कस हुआ था कि कितने कॉन्टिनेंट में से गुजरता है, तो आपने याद रखना है 4 कॉन्टिनेंट है जी। तो ध्यान में रखिएगा कि 4 कॉन्टिनेंट में कौन सा आता है जी, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा जी, और साउथ अमेरिका। क्वेश्चन आ सकता है कि किस कॉन्टिनेंट में इक्वेटर नहीं गुजरता या किन में से गुजरता है जी। तो 3 ये ऑप्शन होंगी, एक कोई और दे देगा, तो आपने याद रखना है कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के अलावा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और अंटार्कटिका, इनमें से नहीं गुजरता जी। बेसिकली ये चारों में से गुजरता है। इनमें आप देखें तो इंडोनेशिया है जी, इंडोनेशिया एशिया में आ जाएगा जी। और आपने याद रखें कि अफ्रीका में हमने एक एब्रिवेशन दिया था, जीसीसी यूके डबल एस, जीसीसी यूके डबल एस। ये एब्रिवेशन देखें तो इसको जब आपके पास एटलस आएगा तो ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। अफ्रीका का मैप जब पढ़ेंगे तो उसको आपको ये इक्वेटोरियल लाइन जो है ये पता चलेगी जी। जी से क्या बनता है, गैबून, सी से है कांगो, और अगले सी से है डी आर कांगो, और ये यू से आपने याद रखना है युगंडा, के से कीनिया, और सोमालिया जो है एस से जी सोमालिया है। और एक जो ये वाला एस है ये बेसिकली एक आइलैंड है जी, गैबून से पहले ये आता है, इसका नाम आपने याद रखना है साओ टोम एंड प्रिंसिप। ये टोटल जो है वो 7 कंट्रीज है जी अफ्रीका के जो इक्वेटर पे आते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो ममालिक हैं उनमें है नारो और किरीबाती। अब आप ज़हन में रखिएगा कि कुछ लोग जो है वो इंडोनेशिया के साथ मालदीव को भी इक्वेटर पे बताते हैं, लेकिन जो मालदीव को बताते हैं वो किरीबाती को निकाल देते हैं। तो इस वजह से टोटल कंट्री 13 ही है। ध्यान में रखिएगा कि टोटल ममालिक जो है वो 13 ही है जी। और ये नारो और किरीबाती साउथ अमेरिका में आप देखेंगे तो इक्वाडोर है जी, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील।
तो टोटल 13 ममालिक हैं जी जिनमें से इक्वेटर गुजरता है। ये ज़हन में रखिएगा कि इनके अलावा इक्वेटोरियल लाइन जो है इस पे कोई और ममालिक नहीं आता जी। सबसे पहले देखें तो इंडोनेशिया है, फिर गैबून, कांगो। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो को याद करने के लिए हम बोल देते हैं डॉक्टर कांगो। युगंडा, कीनिया, सोमालिया और साओ टोम एंड प्रिंसिप। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में नारो, दुनिया की सबसे छोटी रिपब्लिक है जी नारो। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है वेटिकन सिटी। तो आपने याद रखना है नारो और किरेबाती। फिर साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अच्छा जी आगे देखते हैं। ये तो थे ममालिक और हमारा ये क्वेश्चन था कि इक्वेटोरियल कॉन्टिनेंट कितने हैं और किन में से गुजरता है और कितने ममालिक में से गुजरता है। अब हमने डिस्कस करना है कि इक्वेटोरियल जो हो गया जी, ये तो टेम्परेचर के वाले से भी आपको बता दिया कि इक्वेटोरियल जो लाइन है इस पे जो ममालिक आते हैं उनमें टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है जी, हॉट जोन का एरिया है। अब आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो लैटिट्यूड है ये बेसिकली हॉरिजेंटल लाइनें हैं जी, ऐसे जाएंगी दोनों साइडों से। इन्हें पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइनें भी बोलते हैं जी। तो आपने याद रखना है कि ये 0 था, इसको हम इधर से 10 बना देते हैं, इधर भी 10। तो नीचे आप देखें इधर भी 20 आ जाएगा, ऊपर हम बनाएंगे तो ये भी 20। फिर एक इधर एक लाइन आएगी जिसको आपने ज़हन में रखना है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये चीज याद होनी चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पूछ सकता है जी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है, और बड़े करके लिखे। ये मार्कर असल में ब्रेक है, मजीद कर लेते हैं। अच्छा जी आप देखें, बड़ा कर देते हैं जी। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है ये ऊपर आप देखें नॉर्थ वाली साइड पे है जी, साउथ वाली साइड पे आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। तो अब ये देखें जी दो, ये पहले लाइनें आपने ज़हन में रखनी है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है जी, वो पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री है, 45 डिग्री है, या 66.5 डिग्री है जी, या नन ऑफ दीज है। इसी तरह वो पूछ सकता है कि ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। तो इसी तरह कैप्रिकॉर्न के बारे में भी ये आ सकती है जी। तो आपने ज़हन में रखना है कि जो ये पैरेलल लाइंस हैं, एक तो ये लोकेशन की बात करती हैं, दूसरा ये टेम्परेचर की बात करती हैं। तो पहले हम इसका टेम्परेचर देख लेते हैं जी। ये तो था हॉट जोन, ज़हन में रखिएगा इक्वेटोरियल लाइन जो है ये हॉट जोन है जी। और हॉट जोन कहां तक जाता है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो है, ये सारे एरिया को क्या बोलते हैं जी, हॉट जोन। तो ज़हन में रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जितना एरिया आता है उस सारे को हम हॉट जोन बोलते हैं। कल आपसे को पूछ ले कि हॉट जोन कहां पे है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक का जितना एरिया आता है उस सारे को, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टोटल एरिया क्या हो गया जी, हॉट जोन। अब इसी तरह देखें तो यहां से आगे एक लाइन और खींचे तो ये 30 डिग्री, 30 से आगे 40 डिग्री, 40 डिग्री के ऊपर हम यहां पे एक लाइन बनाएंगे 45 डिग्री। इसको हम बोलते हैं टेम्परेट लाइन। इसी तरह यहां पे आप देखें तो 30, 40 है, और 45 डिग्री पे आपने याद रखना है क्या है जी, टेम्परेट लाइन। तो ध्यान में रखिएगा जी, टेम्परेट लाइन ऊपर भी टेम्परेट लाइन है, नीचे भी टेम्परेट लाइन है। तो पूछा जा सकता है कि टेम्परेट लाइन कितने डिग्री पे है, तो 45 डिग्री पे टेम्परेट लाइन आती है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को इसके साथ कनेक्ट करें और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इसके साथ कनेक्ट करें तो बीच में जो जोन बनेगा उस जोन का नाम है वार्म टेम्परेट जोन। इसी तरह आप यहां पे देखेंगे इसको भी क्या बोलते हैं जी, वार्म टेम्परेट जोन। तो दोनों जोन आपने याद रखना है, वार्म टेम्परेट हो जाएंगे। फिर इसी तरह आप देखें तो यहां पे 50 डिग्री आ जाएगा,
50 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद एक और लाइन आएगी 66.5 के ऊपर, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। इसी तरह नीचे आप देखें तो यहां पे 50 के बाद 60 के बाद आप देखें तो 66.5 इंटारकैटिक सर्कल, इंटारकैटिक सर्कल है जी। तो ज़हन में रखिएगा जी, टेम्परेट लाइन को अगर इंटारकैटिक सर्कल से मिला दें और इधर टेम्परेट लाइन को आर्कटिक सर्कल से, तो पिछले लेक्चर में बताया था कि आर्कटिक ओशन है जी, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। दुनिया के टोटल कितने ओशन है आप देखें तो यहां पे पैसिफिक आ जाएगा जी, इस साइड पे पैसिफिक है तो दुनिया के इस साइड पे भी पैसिफिक है जी। तो ज़हन में रखिएगा दुनिया की दोनों साइडों पे पैसिफिक ओशन है। इस नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बाद इधर जो ओशन आता है उसका नाम है अटलांटिक, जिसे बहरे ओकियानूस भी बोला जाता है जी। फिर अफ्रीका और यूरोप के बाद इधर एशिया के करीब जो ओशन आता है वो इंडियन ओशन है। तो तीन तो बड़े ओशन है, सबसे बड़ा पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, उसके बाद इंटारकैटिक ओशन, इसको सौदर्न ओशन भी बोलते हैं, इंटारकैटिक ओशन भी बोलते हैं, इसको नॉर्दर्न ओशन भी बोलते हैं और इसको आर्कटिक ओशन भी बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा ओशन ये वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। तो ये ऊपर वाली साइड पे इस सर्कल का नाम दे दिया गया आर्कटिक सर्कल, ये नीचे वाले सर्कल का नाम दिया गया इंटारकैटिक सर्कल। तो इन दोनों के दरमियान जो जोन बनेगा आपने याद रखना है, उसे कूल टेम्परेट जोन बोलते हैं। जैसे वार्म टेम्परेट था तो इसी तरह कूल टेम्परेट है जी। इधर भी आपने याद रखना है जी, कूल टेम्परेट जोन बनेगा जी। तो ये ध्यान में रखिएगा जी, सारे दोस्त इसको अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं कि इस तरह बना के आप, ताकि आपको ज़हन में रहे। अब 4 जोन हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हॉट जोन, हॉट जोन सब समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा गर्म एरिया जो है वो कौन सा है जी, हॉट जोन। तो अब ये देखें कि इसके बाद ऊपर है वार्म टेम्परेट, यानी कि गर्म जरूर है लेकिन मोतदिल गर्म है, गर्म जरूर है लेकिन मोतदिल गर्म है। इसी तरह आप देखें पाकिस्तान का लैटिट्यूड है 24 से लेके 37 नॉर्थ। तो जेन में रखिएगा कि ये जो एरिया है 24 से 37 जो है वो नॉर्थ है, तो पाकिस्तान इस जोन में आ रहा है। तो कौन सा जोन बनेगा जी, वार्म टेम्परेट, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है और टेम्परेट लाइन से नीचे है, तो पाकिस्तान का जोन है वार्म टेम्परेट। तो अब 4 जोन हमने पढ़ लिए, हॉट जोन, फिर वार्म टेम्परेट जोन, और सॉरी ये 3 जोन हमने पढ़े, कूल टेम्परेट जोन। चौथा जो है आप ये देखें, यहां से आर्कटिक सर्कल को ऊपर 90 डिग्री तक मिलाना है, इधर जो है इसको भी 90 डिग्री तक मिलाना है। तो अब इस जोन का नाम क्या होगा जी, जो ये वाला है इसे बोलते हैं कूल जोन या इसे बोलते हैं फ्रिज्ड जोन। तो आपने याद रखना है कि बिल्कुल जमा हुआ एरिया जो आता है वो इंटारकैटिक सर्कल से 90 डिग्री तक और यहां से आर्कटिक सर्कल से 90 डिग्री तक बिल्कुल ठंडा बर्फ वाला एरिया जो है वो ये है जी। अब पेपर में आ जाता है कि एक मुल्क है वो 10 डिग्री से लेके वो 23 डिग्री तक, मतलब नॉर्थ है, यानी कि 10 डिग्री से लेके अपना 23 डिग्री तक नॉर्थ है, तो वो किस जोन में आएगा। तो आपको इजीली पता है कि 0 से लेके 23.5 तक का जो एरिया है ये हॉट जोन का है। इसी तरह नीचे भी ये हॉट जोन है, लेकिन इससे ऊपर अगर जाएगा 45 डिग्री तक गया तो वार्म टेम्परेट, अगर 45 से 66 तक गया, 66.5 तक गया तो कूल टेम्परेट, फिर 66.5 से 90 डिग्री तक गया तो कूल जोन। तो इस तरह 4 जोन आपने याद रखने हैं जी, और ये टेम्परेचर आपको इजीली पता चलता जाएगा जी। फिर उसके बाद आप देखें जी, अगला स्टेप आता है हमारा कि इसमें लॉन्गिट्यूड का काम क्या है जी, और लॉन्गिट्यूड जो है उसके बाद आपको इसके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि लोकेशन कैसे फाइंड आउट करनी है।
अच्छा जी, अच्छा दोस्तों, ये एक और लाइन इसी तरह जीरो लाइन से हम खींचेंगे, जैसे कि उधर था इक्वेटोरियल लाइन, तो इधर आपने याद रखना है, इसको बोलते हैं जीरो मेरिडियन। जीरो मेरिडियन, जीरो मेरिडियन आ जाएगी जी। उसके बाद इसे प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। इसे जीएमटी भी बोलते हैं जी, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। आपको होता है कि 1884 में ये बेसिकली जो है वो क्या हुआ था जी, ये टाइम दुनिया में सेट किया गया है और सेंटर बनाया गया है बेसिकली यूके को, पूरी दुनिया का। तो आपको होता है कि जो ये लाइन है, इसको इंटरनेशनल जो है कि एक स्टैंडर्ड बना दिया गया पूरी दुनिया के लिए। जीएमटी जो है एक स्टैंडर्ड टाइम है। हर मुल्क का एक अपना भी टाइम होता है, आपने याद रखना है। उसको हम बोलते हैं सन डायल सिस्टम। सन डायल सिस्टम है जी, आपने याद रखिएगा कि क्योंकि पुराने दौर में हर जो अपना दिन है इसका टाइम, क्योंकि घड़ियां तो होती नहीं थी, तो लोग सूरज के शेडो को देख के अंदाजा लगाते थे कि अब टाइम क्या हो गया। अब देखें ना, सुबह के टाइम सारे शेडो जो होते हैं वो मगरब की तरफ झुके होते हैं, लेकिन जब सूरज ग्रूब हो रहा होता है तो उस वक्त सारे शेडो जो है वो मशरक की तरफ होते हैं। जब 12 बजते हैं तो उस वक्त किसी चीज का कोई शेडो नहीं होता। तो आप कहते हैं हमारे मुल्क का जो सन डायल सिस्टम है ये शक्करगढ़ के पास, मतलब शक्करगढ़ से स्टार्ट होता है। जैसे ही सूरज जो है वो इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होता है तो सबसे पहले ये शक्करगढ़ का इलाका है जी, वहां से एंटर होता है पाकिस्तान। तो उस वजह से वहां से हम काउंट करते हैं अपना टाइम। लेकिन वो सन डायल सिस्टम जो है वो मतलब हर मुल्क का अपना है, लेकिन इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो जीएमटी है जी। 1884 से ये सिस्टम चला आ रहा है जी। तो आपने इस लाइन का नाम आ जाए जीरो मेरिडियन लाइन, कौन सी है? प्राइम मेरिडियन जीएमटी लाइन। तो ये वाली लाइन है जी। इससे इधर जो है 180 लॉन्गिट्यूड है जी, जो इस तरह ऊपर से आएंगे जी। आपने याद रखना है इसके इस साइड पे भी 180 है जी, क्योंकि जीएमटी लाइन जो है ये जीरो मेरिडियन लाइन, ये जमीन को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करती है। ध्यान में रखिएगा, वेस्ट और ईस्ट, क्योंकि वो था ना जी नॉर्थ और साउथ था जी। तो ध्यान में रखिएगा ये लाइनें जो है ये वेस्ट और ईस्ट बनेगी। ये जीरो लाइन है, तो अगर इसको हम 10 दे देते हैं नंबर, तो इसको भी 10। तो आपने याद रखना है ये वर्टिकल लाइनें जो है इन्हें क्या बोलते हैं जी? लॉन्गिट्यूड। इसका नाम आपने ध्यान में रखना है, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं जी। उन्हें लैटिट्यूड बोलते थे। ये जो हॉरिजेंटल लाइनें हैं ये वाली, इनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। तो अब आप देखें जी दोबारा, अब देखें कि एक तो ये काम क्या करता है जी, ये टाइम बताएगा पूरी दुनिया का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पुराना दौर जो था वो सनडायल सिस्टम है और वो हमारे मुल्क में शक्करगढ़ से स्टार्ट होता है। लेकिन एक इंटरनेशनल टाइम है, वो क्या है? जीएमटी। तो पहले हम इसका देखते हैं कि टाइम कैसे निकलेगा, और उसके बाद मैं आपको दोनों को मिला के, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को मिला के हम क्या डिस्कस करेंगे कि लोकेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें तो 180 लॉन्गिट्यूड जो है ये वेस्ट वाली साइड पे है, 180 लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्ट वाली साइड पे है। तो 180 और 180 को अगर हम करें तो ये बनते हैं 360। अब 360 लॉन्गिट्यूड हमारे पास है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अगर 24 घंटों को आप मल्टीप्लाई करें 60 से तो पूरे 1440 मिनट बनेंगे। 1440 मिनट को अगर हम डिवाइड करें 360 पे, तो आपने याद रखना है कि एक लाइन का टाइम निकलता है 4 मिनट। तो जेन में रखिएगा, टोटल हमारे पास लॉन्गिट्यूड है 360, एक दिन का टाइम है 1440 मिनट। 1440 मिनट जो है वो आपने याद रखना है कि उनको 360 पे डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा जी? 4 मिनट। तो जेन में रखिएगा कि एक लॉन्गिट्यूड का टाइम कितना है? 4 मिनट।
और एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के दरमियान 112 किलोमीटर का फासला होगा। ये ध्यान में रखिएगा कि 112 किलोमीटर, दो लॉन्गिट्यूड है बेसिकली, एक ये है और एक ये है, यानी कि आपने याद रखना है इनके दरमियान कितना फासला होगा, 112 किलोमीटर का। तो ध्यान में रखिएगा 4 लॉन्गिट्यूड, 4 मिनट एक लॉन्गिट्यूड का टाइम है जी, और 360 लॉन्गिट्यूड है। अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ 360 तो 1440 मिनट ही बनेंगे। तो अब देखें जी कि फार्मूला क्या है जी, अगर एक बंदा ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है तो आपने ज़हन में रखना है हर लाइन पे कितनी कमी करेगा जी, 4 मिनट की कमी करता जाएगा। और अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा तो हर लाइन पे 4 मिनट का इजाफा करेगा। तो ज़हन में आपने यही रखना है कि वेस्ट की तरफ जाना है तो कमी होनी है, और जो ईस्ट की तरफ आना है ना वेस्ट से, तो इजाफा होना है। तो ज़हन में ये फार्मूला आपने फिट कर लेना है जी। अब आप खुद देखेंगे एक बंदा इधर से आता है और इस 0 लाइन तक वो 180 लाइनें क्रॉस करेगा, तो 180 मल्टीप्लाई 4 करे तो 720 मिनट बनते हैं जी। और इसी तरह अगर यहां से वो यहां तक जाता है तो फिर 720 मिनट, तो टोटल 1440 मिनट की कमी होगी, यानी पूरा एक दिन की कमी होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा जी कि जो बंदा 0 से इधर से मतलब फुल इस साइड पे जाता है, 360 डिग्री क्रॉस करता है, तो पूरे एक दिन की कमी करेगा, क्योंकि इधर इंटरनेशनल डेट लाइन भी एक दी गई है जी। जो बंदा इसे वेस्ट से ईस्ट क्रॉस करेगा वो पूरी एक दिन की जो है कि इजाफा होगा। इसका नाम आपने लिख लेना है जी, इंटर नेशनल डेट लाइन है जी, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको वेस्ट टू ईस्ट जो क्रॉस करेगा वो एक दिन का इजाफा करेगा, और इसको ईस्ट टू वेस्ट जो क्रॉस करेगा वो एक दिन की कमी करेगा। अब आप देखें कि एक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लंदन से पाकिस्तान का टाइम यानी कि GMT+5 वाला जो चक्कर है जी, आपने याद रखना है लंदन से पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड देखा जाए तो 75, पाकिस्तान का ओवरऑल लॉन्गिट्यूड जो है 62 से 75 है। तो लंदन से अगर हम मेजर करते हैं तो जो भी मुमालिक, आप खुद थोड़ा सा इस चीज को देख लें कि पाकिस्तान ही है ये वाला, ठीक है ना जी। तो पाकिस्तान से जो ईस्ट में होगा, जब हम इसका अंदाजा लगाएंगे तो हम अपने टाइम से इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अगर जो पाकिस्तान से वेस्ट वाली साइड पे है, इसका जब हम अंदाजा लगाएंगे तो अपने टाइम से माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमसे पीछे है, ये हमसे आगे है। तो इसी तरह लंदन वाले जब हमारे टाइम का लगाते हैं अंदाजा तो ये 5 घंटे ऐड करते हैं जी। किस तरह ऐड करते हैं, आप खुद देखें कि 75 डिग्री के ऊपर पाकिस्तान है, और एक लाइन पे 4 मिनट का इजाफा करना है, तो 15 लाइनों पे 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, और फिर 30 लाइनों पे 2 घंटे, 60 लाइनों पे 4 घंटे, और 75 लाइनों पे 5 घंटे। तो ध्यान में रखिएगा कि लंदन से अगर पाकिस्तान का टाइम देखा जाए तो उनके टाइम में, लंदन के टाइम में 5 घंटे ऐड कर दिए जाए तो पाकिस्तान का टाइम बनता है। अगर पाकिस्तान का टाइम जो है अभी अगर आप देखें तो तकरीबन 7 है जी, 7 होने वाले हैं। तो अगर अपने टाइम में से हम 5 घंटे माइनस कर दें तो इस वक्त क्या बन जाएगा जी, वो इंग्लैंड का टाइम बनेगा, क्योंकि माइनस करेंगे क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो ईस्ट में है और वो वेस्ट में है। तो जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो कमी करेंगे, और वेस्ट टू ईस्ट आएंगे तो इजाफा करेंगे। ये तो था जी टाइम के लिए। अब हम देखते हैं कि इसका लोकेशन का सेटअप क्या है जी। तो आपने याद रखना है कि दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलके क्या करते हैं जी, लोकेशन देते हैं। कैसे कि आप ये देखिएगा कि जब ये क्वेश्चन आता है कि फलां कंट्री इतने डिग्री नॉर्थ है, तो आपको पता है नॉर्थ और साउथ की बात होनी है तो लैटिट्यूड है, ये 0 लाइन है। तो इससे हम ऊपर आप देखेंगे तो हम ऊपर नॉर्थ ऊपर की तरफ काउंट करेंगे, साउथ आएगा तो इधर नीचे की तरफ। लेकिन अगर आ जाता है एक मुल्क इतने डिग्री ईस्ट पे है या इतने डिग्री वेस्ट पे है, तो वो बात करता है लॉन्गिट्यूड की।
तो आपने याद रखना है ये जीरो लाइन है, इससे इधर काउंट करेंगे तो ईस्ट, इधर काउंट करेंगे तो वेस्ट। तो ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई मुल्क जो है उसकी हम लोकेशन, इंटरनेशनल डेट लाइन जी, आप ये देखिएगा कि ये वाली एक इमेजिनरी, आपने ये सारा ध्यान में रखना है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोई भी रियल लाइन नहीं है, ये सारी इमेजिन की गई है ज्योग्राफिया दानों ने टाइम को समझने के लिए, जमीन की लोकेशन को समझने के लिए ये नाम दिए हैं ताकि इजीली जो है हम पूरी दुनिया को समझ सके। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये बेसिकली कहते हैं कि 180 वेस्ट पे आती है, एक तरफ से ये न्यूजीलैंड के पास है और उसे गुजरती है, और ऊपर वाली साइड से ये बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है, जो अलास्का और रशिया के दरमियान स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। जस्ट इतना ध्यान में रखना है कि इस पे डेट चेंज होनी है। इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी। आपने ध्यान में रखिएगा कि जो बंदा ईस्ट से आता है, खुद थोड़ा सा इमेजिन करें, एक बंदा यहां से सफर करके यहां पे आता है तो 12 घंटे की कमी करेगा, फिर यहां से वो यहां पे आता है तो 12 घंटे और करेगा। मतलब जो बंदा पूरी जमीन का चक्कर काट के इस डेट लाइन पे आता है तो पूरे एक दिन की कमी करेगा। इसी तरह ये इस तरह सेंटर में बनी हुई है कि जब तो वेस्ट से भी आएगा तो वो भी पूरी जमीन का चक्कर काट के जाएगा। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है, वैसे जो कमी है रूटीन में वो 1 डिग्री मतलब 4 मिनट है, और 4 मिनट की कमी है, 4 मिनट के इजाफा है, जितनी लाइनें को क्रॉस करेगा उस हिसाब से। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब यह है कि जो बंदा 360 लाइनें क्रॉस करके आएगा वही वो कमी पूरे दिन की कमी करेगा या पूरे दिन का इजाफा करेगा। सिर्फ जस्ट इस वजह से इसको नाम दिया गया कि इसके ऊपर डेट चेंज हो जाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे आप देखें ना, जापान है तो जापान में दिन जो है वो नया निकल आया, लेकिन अभी वो डेट अमेरिका में नहीं बदलती। जैसे आप देखें न्यू ईयर नाइट है, न्यू ईयर नाइट सबसे पहले स्काई टावर न्यूजीलैंड में स्टार्ट होती है, और जब ये चलती चलती आप देखें कि न्यूजीलैंड यहां पे आता है जी, इस एरिया में ये न्यूजीलैंड है जी, यहाँ पे ये वाला पोर्शन। तो न्यूजीलैंड में स्काई टावर जो है ऑकलैंड में है, वहां से ये स्टार्ट होती है, फिर इंडोनेशिया मलेशिया से होती हुई ये तकरीबात जब अमेरिका तक पहुंचती है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये यकम फर्स्ट जो है जनवरी स्टार्ट हुई थी ना जी न्यू ईयर नाइट रात को 12 बजे। तो जब ये यहां पे रात को 12 बजते हैं तो इधर 2 जनवरी हो जाता है, यानी कि इस अंदाज में सीक्वेंस में जब यहां पे पहुंचेंगे तो एक नया दिन यहां पे आ जाएगा। तो इस वजह से पूरे 360 लाइनें बनती हैं। आपने याद रखना है, जैसे सुबह अजान भी न्यूजीलैंड में होती है, सुबह की अजान जब ये भी अजान चलती अमेरिका तक पहुंचती है तो दोबारा फिर न्यूजीलैंड में अजान सुबह की स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसे जमीन रोटेट करती है। आपको पता है कि रोटेशन से डे एंड नाइट बनते हैं, और दूसरा आप जेल में रखिएगा कि रेवोल्यूशन से सीजन बनते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जी इंटरनेशनल डेट लाइन का। जस्ट इतना याद रखना है कि इसमें डेट चेंज होती है जी, इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जी। अच्छा जी, लोकेशन की बात कर रहे थे, तो दोस्तों ये 2 मिनट की ब्रेक करनी है जी, अजान होने वाली है, तो इस वजह से 2 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, फिर उसके साथ जो है कि वो इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे लोकेशन करके। आप दोस्तों के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है इसराइल हिस्ट्री है, और उसके बैकग्राउंड काफी मतलब ऑब्जेक्टिव उसके साथ रेलिवेंट है जी।
अच्छा जी दोस्तों, ये बात कर रहे थे इसकी अपना लोकेशन की, तो आपने जेहन में रखना है कि जस्ट सिंपल आप जेहन में एक चीज रख लीजिएगा, जब नॉर्थ और साउथ की बात होनी है तो उस वक्त क्या होना है जी, वो लैटिट्यूड है जी। और जब वेस्ट और ईस्ट की बात करेगा तो अब देखें ना, पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसमें वो सिंपली बताता है कि पाकिस्तान की जो लैटिट्यूड है वो कहता है पाकिस्तान 24 से 37 डिग्री नॉर्थ है और 62 से ये 75 डिग्री क्या है जी, ईस्ट है। अब देखें जब ईस्ट की बात हो गई है तो आपने ध्यान में रखिएगा कि ये लॉन्गिट्यूड है, जब ये नॉर्थ की बात आई है तो ये क्या हो गया जी, लैटिट्यूड है। तो जेन में सिंपल एक ये जीरो लाइन और एक ये जीरो लाइन, ये जीरो लाइन जो है ये वेस्ट और ईस्ट के बारे में है, ये जीरो लाइन नॉर्थ और साउथ। जब आप देखें तो यहाँ पे वो कहता है कि एक मुल्क है वो इतने डिग्री नॉर्थ पे है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे और लाइनें काउंट करते जाएंगे, और अगर वो साउथ की बात करेगा तो हम ऐसे करेंगे, अगर वो वेस्ट की बात करेगा तो आप देखें ईस्ट की बात करेगा तो हम इधर से इधर काउंट करेंगे, और अगर इधर करेगा वेस्ट की तो इधर। तो जेहन में सिंपल सी चीज है जी कि जो आपने काउंट करनी है कि ये वाला है वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये टोटल आपके जेहन में यही लोकेशन, कोई भी मुल्क आप देखें तो फाइंड आउट करना हो तो जब उसकी चारों लोकेशन हमें मिल जाएंगी तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं जी, कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आपके साथ जो है कि मेन टॉपिक जो आज का है, नया टॉपिक है, वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज ये जनरल टॉपिक होगा तो कल इंशाल्लाह जो है वो आपको मैं पहले बता दूं कि कल इंशाल्लाह आपके साथ एशिया का पॉलिटिकल मैप डिस्कस करेंगे। एशिया के कंट्रीज कौन कौन से हैं, एशिया में उनके कैपिटल्स क्या है, उनकी करेंसीज क्या है, उनके जो टाइटल्स होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, जैसे कि लैंड ऑफ जो है ये आपको मिल्क एंड हनी किसे बोलते हैं, स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट किसे बोला जाता है, आइजल ऑफ पर्ल किसे बोलते हैं, इस तरह के टाइटल भी सारे एशिया को कल हम पॉलिटिकली डिस्कस करेंगे। वो पूरा मैप बना के इंशाल्लाह इधर व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैप बनाएंगे, आपको पूरा एक एक कंट्री जो है वो समझाएंगे। तो आपने आज जो है अभी जो प्रॉपर लेक्चर है वो है इसराइल। ये जस्ट इस वजह से कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक ना आइडिया हो जाएगा कि हिस्ट्री जो है इसको किस तरह हम याद कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें कि एक मुल्क है जी इसराइल। ये आप देखेंगे ये वाला मुल्क जो है वो इसराइल है जी, ये मुल्क जो है ये जॉर्डन है। और आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक मुल्क आएगा वो है लबनान, और लबनान के साथ जेहन में रखिएगा कि यहाँ पे जो मुल्क है जी आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक बड़ा सा मुल्क है जी वो है सीरिया। ये जो छोटा सा पोर्शन ये वाला है इसे हम क्या बोलते हैं जी, सिनाए पेनिनसुला। ये बेसिकली बड़ा मुल्क है जी इजिप्ट, उसी का पोर्शन है जी। आप ऐसे देखें तो इस तरह रफ सा इसको बना दें। तो ये पहले आपने मैप को समझ लेना है जी, क्योंकि ये जॉर्डन है, इसकी बाउंड्री ये सीरिया, ये लबनान, ये इसराइल, और ये वो सिनाई पेनिनसुला है जी, जिसमें अगर आप देखें तो पहला सपारा जो था उसमें इसका जिक्र आया है जी कि अल्लाह ने बनी इसराइल पे इनाम किया और उन पे बादलों का साया किया, उन पे मनो सलवा जो है कि उनको उनको उन पे उतारा। तो ये बेसिकली सिनाई पेनिनसुला है। अब हमने ना इसराइल की हिस्ट्री डिस्कस करनी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसराइल को इसराइल
क्यों कहा जाता है जी? तो आपको पता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, इनके वालिद का नाम तो आपने याद रखना है जी के तारुख है, लेकिन कुछ किताबों पे आजर भी दिया गया, लेकिन आजर जो है वो बुत परस्त था, इस वजह से हम उसको वालिद नहीं मानते, क्योंकि नबी का वालिद जो है वो बुत परस्त नहीं हो सकता जी। तो नाम तारुख है जी। इब्राहिम के टाइटल आपने याद रखने हैं जी, कई दफा पेपर में आ चुके हैं। खलीलुल्लाह, इन्हें जद्दुल अंबिया भी बोलते हैं, इन्हें अबुल अंबिया भी बोला जाता है, इन्हें बुत चिकन भी बोलते हैं जी। आप ध्यान में रखिएगा, बुत चिकन को इंग्लिश में बोलते हैं आइकानो क्लास्ट। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत चिकन थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुत चिकन बोला जाता है, क्योंकि आप देखें तो उन्होंने भी फतह मक्का के मौका पे सारे बुतों को खाना काबा से निकाल दिया जी, तोड़ के। इसी तरह आप देखें तो महमूद ऑफ गजना को भी क्या बोलते हैं जी? बुत चिकन, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर उसने गिराया था। इंडिया में बड़े बड़े जो मंदिर थे उसने अटैक करके यहाँ पे उनको खत्म कर दिया। तो बुत चिकन आपने दिन में रखिएगा। तो हजरत इब्राहिम ने भी अपने दौर में, कुरान में आता है कि इन्होंने बुतों को तोड़ा और एक कुल्हाड़ा जो है वो बड़े बुत के कंधे पे रख दिया था जी। इब्राहिम के दो बेटे हैं जी, आपने याद रखना है, एक का नाम हजरत इस्माइल और दूसरे बेटे का नाम हजरत इसहाक। तो ज़हन में रखिएगा कि हजरत इसहाक जो है ना जी, इनकी आगे औलाद है जी, क्योंकि हजरत इस्माइल की वालदा का नाम हजरत हाजरा है और इसहाक की वालदा का नाम हजरत सारा है। इसहाक के बेटे का नाम याकूब है जी, जिनको टाइटल है इसराइल। इसराइल का मतलब आपने याद रखना है खुदा का बंदा, और इनसे जो आगे नस्ल चली है उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं बनी इसराइल। और जब बनी इसराइल इस एरिया में आबाद हो गई तो इसको हम नाम देते हैं बेसिकली इसराइल का। तो ध्यान में रखिएगा जी, ये थोड़ा सा, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री में भी जब आप पढ़ेंगे ये चीजें क्वेश्चन आए हुए हैं कि टाइटल्स क्या है, उनकी वालदा का नाम, तो ये इस कंट्री के साथ हमने इसको जोड़ दिया जी। अच्छा, अब आप देखते हैं कि ये वाला मुल्क है जी इसराइल। तो ये कब दुनिया के नक्शे पे आया था जी? 14 मई 1948। आपने याद रखना है कि दुनिया के नक्शे पे इसराइल एक मुल्क बना था जी। तो अब ये देखें कि इनकी जो पार्लियामेंट है वो बड़ी मशहूर है जी। पहले इसके थोड़ी सी चीजें ऐसे जनरल से डिस्कस कर दें। इसको नेस्ट बोलते हैं जी, इनकी पार्लियामेंट को। और आपने याद रखना है इनकी लैंग्वेज जो है वो हिब्रू लैंग्वेज बोलते हैं, इब्रानी जुबान बोली जाती है यहाँ पे। और इसराइल जो है ये आपने याद रखना है जी कि क्योंकि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में ये आता है जी। तो अब थोड़ा सा बनी इसराइल को पीछे अगर हम जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि 1300 बीसी में, 1300 बीसी में आप ये देखें कि क्रॉस किया था मूसा अलैहिस्सलाम ने। 1300 बीसी में मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये रेड सी है जी, रेड सी को क्रॉस किया था मूसा ने, ये बनी इसराइल को साथ लेके। आपको पता होना चाहिए ये टसल हो गई थी उस दौर के फिरौन के साथ। तो मूसा जो है इधर असा मारते हैं रेड सी पे, तो 12 चश्मे फूटे थे, अपना चश्मे कह रहा हूं रास्ते बने थे, और यहां से ये लोग सिनाई पेनिनसुला में यहां आए थे। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये सिनाई पेनिनसुला में कोई तूर है जी। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम किससे गुफ्तगू करते थे जी? अल्लाह से गुफ्तगू करते थे। तो पहली तो डेट आपने याद रखना है कि बनी इसराइल इजिप्ट से मूव करके सिनाई पेनिनसुला में कब आते हैं जी? 1300 बीसी में ये लोग यहाँ पे मूव कर जाते हैं। फिर आप ये देखेंगे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, नाम सुना हुआ है जी हजरत दाऊद, जिनकी बुक है जबूर।
वो 1000 में यहाँ पे खलीफा बनते हैं जी, बनी इसराइल के खलीफा जो है 1000 BC में, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। इन्हें आपने ज़हन में रखना है कि इनकी बुक है जबूर, और ये फ्लूट बजाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की जो मुजज़ात है उनमें ज़हन में रखिएगा कि वो फ्लूट बजाते थे। वो मौसीकी वहां से कहते हैं जी कि स्टार्ट हुई है, और इतनी ज्यादा मतलब अच्छी आवाज थी इनकी कि जब ये फ्लूट बजाते थे तो परिंदे हवा में रुक जाते थे। इनकी बुक का नाम जबूर है। ये खलीफा भी थे और नबी भी थे जी। और इनके बेटे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उन्होंने जो है कि पहली दफा यहाँ पे हैकल, जिसे हैकल सुलेमानी, अब भी आपको पता है ज्यूज लोग कहते हैं कि हमने हैकल बनाना है, तो वो 950 BC में उन्होंने बनाया था जी, 950 BC में। तो अब थोड़ा सा इस तरह इनका जिक्र कर रहे हैं कि ताकि आपको थोड़ी सी स्टोरी इसराइल के बारे में पता चल जाए जी। तो ध्यान में रखिएगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, हजरत याकूब, ये सारे लोग जो हैं ये बेसिकली इन्हीं, यही बनी इसराइल है जी। तो ज़हन में रखना है आपने कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और ये जो बैतुल मुकद्दस है बेसिकली ये बनवाया था हजरत सुलेमान ने जी, और बनाया था जिन्होंने 40 साल के अरसे में ये कंप्लीट हुआ था जी। अब आप देखिए जी आगे कि ये जो बैतुल मुकद्दस है बेसिकली आपने ज़हन में रखना है कि इसकी हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री आपको बता दूं कि ये तकरीबन 638 में ये मुसलमानों के पास आया था जी बैतुल मुकद्दस। अब पहले मैं आपको इसराइल की जो प्रेजेंट हिस्ट्री है वो करते हैं, फिर मैं आपको बैतुल मुकद्दस की हिस्ट्री करवाऊंगा, क्योंकि आपने याद रखना है कि यहां पे एक एरिया है इसराइल के अंदर, उसको बोलते हैं गजा, ये भी मुस्लिम एरिया है, और यहां पे एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट बैंक, ये इसमें भी कुछ पोर्शन जो है वो मुसलमानों के पास है, और इसी एरिया में बैतुल मुकद्दस भी है। अब हम पहले देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पे इसराइल जो है वो कंट्री कैसे बन गया जी। ये बना तो 14 मई 1948 को था। उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको दें तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। उससे पहले आप देखें तो ये सारा एरिया जो था वो ओटोमान अंपायर के पास था जी। वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ ऐसे हालात, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ऐसे हालात पेश आए कि ओटोमान अंपायर जो है वो जर्मनी की तरफ चला गया जी, यूके का साथ छोड़ गया। उसमें आप देखें तो जो बाल्कान वार हुई थी 1912 में हुई थी, फिर वार ऑफ ट्रिपोली जो इटली ने लीबिया पे अटैक कर दिया, फिर इधर आप देखें तो कानपुर मास्क ट्रेजेडी हुई थी 1913 में। तो तीन चीजें आप देखें, 1912 में यूनान ने किस पे अटैक किया था जी, बल्कान वार, ये 1912 में हुई थी। ग्रीस ने अटैक किया था ओटोमान अंपायर पे 1912 में ही। वार ऑफ ट्रिपोली है जी। इसी तरह आप देखें तो 1913 में कानपुर मास्क है जी। 1912 में बाल्कान वार हुई थी, 1912 में वार ऑफ ट्रिपोली है अपना, 1913 में एक मस्जिद थी कानपुर में, आपको पता उत्तर प्रदेश में ये एरिया कानपुर, वहां पे एक मस्जिद थी जिस पे अटैक करके आपको पता है गौरों ने 133 लोग मार दिए। एक मस्जिद थी बेसिकली, इसको थोड़ा बैकग्राउंड अगर आपको बता दूं तो ये एक समझ ले मस्जिद थी, और यहाँ पे इसके ना वॉशरूम की जगह थी, और इसके साथ इस एरिया में एक मंदिर था। ये मस्जिद है जी। तो अब कहते हैं गोरों ने सोचा कि यहां से एक रोड गुजारना था, वो चाह रहे थे कि ये वॉशरूम गिरा के हम आगे क्या कर लेंगे जी, तो रोड गुजार देंगे। लेकिन मुसलमान कहते थे ये हमारी मस्जिद का हिस्सा है, अगर ये गिरेंगे तो हम लड़ेंगे। तो गोरों ने इनकी बात नहीं मानी और उन्होंने ये गिरा दिए जी, जिस बेस पे मुसलमानों और ब्रिटिश
गवर्नमेंट के दरमियान तसादम हुआ, 133 लोग इसमें मारे गए। तो इसको बोलते हैं कानपुर मास ट्रेजेडी। इन हालात में ओटोमान अंपायर का और ब्रिटेन का आपस में रिलेशन जो है वो हार्श होते गए। तो आपको पता है 1914 की वर्ल्ड वार में जो है वो जर्मनी की तरफ निकल गया ओटोमान अंपायर। ओटोमान अंपायर कब बनी थी? 1288 में बनी थी जी। आप सिंपल से इनकी डेट्स याद रखें, 1288। ये आजकल आपको पता है ड्रामा भी चल रहा है जी, अर्तुगरुल गाजी जो है, उसी तरह 1288 जो है उसमें ये बनी थी। इनका पीक पॉइंट जो है 1453 है, जब इन्होंने इस्तांबुल को फतह किया था। आपको पता है मोहम्मद अल फातेह, मोहम्मद द कंकर ने 1453 में इस्तांबुल फतह किया। और एक यहाँ पे मस्जिद बड़ी मशहूर है जो इस्तांबुल में 1616 में बनी थी, उसको अहमद वन मास्क बोलते हैं जी, उसे ब्लू मास्क भी बोला जाता है। तो ओटोमान अंपायर जो थी इसका ओवरऑल जो है एक पैटर्न था जी कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में जहां पे भी मुसलमान तकलीफ में होते थे वहां पे ओटोमान अंपायर जो उनकी मदद करती थी। तो हमने ज़हन में रखिएगा कि ये हालात थे जी। उस वक्त ओटोमान अंपायर कमजोर हो चुकी थी और वैसे पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये जर्मनी की तरफ जाते हैं और 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप ये देखिएगा कि 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं जी, इसे साइज पिकॉट बोलते हैं जी। साइज पिकॉट एक एग्रीमेंट है जी, साइज पिकॉट 1916 में ये हुआ था जी। ये बिटवीन फ्रांस एंड बरतानिया है जी, ब्रिटेन। इसमें यह कहा गया था कि वार के बाद कौन कौन से इलाके जो हैं वो हमें मिलेंगे। तो आपने ज़हन में रखिएगा कि इसमें साइज पिकॉट में ये एक एग्रीमेंट था कि इसमें कहा गया लबनान और सीरिया मिलेगा फ्रांस को, कुवैत, इराक, जॉर्डन और ये वाला फलस्तीन वाला इलाका किसको मिलेगा जी? बरतानिया को। तो आपने ज़हन में रखना है साइज पिकॉट, अभी भी मुआहदा है, नेट पे आप चेक कर सकते हैं। इसमें कहा गया था कि लबनान और सीरिया किसको देंगे? फ्रांस को देंगे, और बाकी जो कुवैत है, इराक है, जॉर्डन और इसराइल ये बरतानिया को मिलेगा जी। फिर एक और मुआहदा है जी, आपने याद रखना है कि इस मुआहदे के तहत ज्यूज को फेवर मिली थी जी यहाँ पे आने की, वो है बेलफोर्ड डेक्लेरेशन 1917 में। आपने ज़हन में रखिएगा कि 1917 में बेलफोर्ड अकॉर्ड या बेलफोर्ड डेक्लेरेशन बोलते हैं जी। ज़हन में रखिएगा कि बिग फाइव नेशन जो है वर्ल्ड वार वन में वो एक तरफ थी, और जर्मनी, ओटोमान अंपायर और ऑस्ट्रिया ये थोड़े से मुमालिक एक साइड पे थे। बिग फाइव नेशन में आप देखें तो रशिया था, जापान था, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली। बाद में इनके साथ यूएस भी मिल गया। तो आपने याद रखना है कि ये तो पहले ही जीते हुए थे, लेकिन इन हालात में फिर भी यूके को लगता था कि कहीं हम जंग हार ना जाए, तो इन्होंने ज्यूज से मदद ली थी। ये बेलफोर्ड अकॉर्ड भी आप इसको सर्च कर सकते हैं जी। इस मुआहदे के तहत इन्होंने ज्यूज से मदद चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो ज्यूज ने फिर बदले में ये इलाका मांगा था जी कि जब आप जंग जीत जाए तो ये वाला एरिया हमें मिल जाए। तो आपने याद रखना है कि जब ये साइज पिकॉट मुआहदे के तहत ये वाला एरिया बरतानिया को मिला, फिर बरतानिया ने अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट यहाँ पे ज्यूज को आबाद करना शुरू किया। आपको पता है 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हो गई थी, तो 1919 में टीटी ऑफ वर्साइल्स आ गई जी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जर्मनी के भी टुकड़े होंगे और ओटोमान अंपायर के भी टुकड़े होंगे। तो आपको पता है कि एक तहरीक चली थी जिसे हम क्या बोलते हैं जी? तहरीक खिलाफत। आपको पता है इंडिया में एक मूवमेंट चली थी ओटोमान अंपायर की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और उसको हम नाम देते हैं तहरीक खिलाफत का। इस खिलाफत को बेसिकली इसका मकसद यही था कि खिलाफत को क्या किया जाए जी? बरकरार रखा जाए, खलीफा बरकरार रहे और मुकद्दस मकामात किसके कब्जे में रहे जी? मुसलमानों के कब्जे में रहे। तो आपको पता होना चाहिए इस तहरीक को खत्म करने के लिए इंडिया में एक मुआहदा अपना, इंडिया में एक एक्ट आया था जिसका नाम क्या है जी? रॉलेट एक्ट।
रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में आया था जी, और आपको पता है इस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि कोई भी बंदा अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको क्या किया जाए जी, उसको गोली मार दी जाए। कोई कंस्पायरेसी हो रही है तो शुड बी शूट एट साइट, उसको फौरी तौर पे क्या कर दिया जाए जी, कि उसको कत्ल कर दिया जाए। तो इस बेस पे 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया जी, 13 अप्रैल को क्या हो रहा है कि आपने याद रखना, अमृतसर जलियन वाला बाग ट्रेजेडी हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ जी, आप ध्यान में रखिएगा कि ये ट्रेजेडी हुई थी 13 अप्रैल। बड़ी दफा पेपर में ये डेट आ चुकी है जी, आपने याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियन वाला बाग ट्रेजेडी है जी। जलियन वाला बाग जो है वो अमृतसर में है जी आज भी। तो आप याद रखिएगा 1919 में आया था जलियन वाला बाग ट्रेजेडी 13 अप्रैल को। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख सारे इकट्ठे हुए थे इस एक्ट के खिलाफ। तो यहाँ पे जनरल डायर ने गोली का ऑर्डर चला दिया, जिसमें क्या हो जाता है जी के 300 के करीब लोग मारे गए थे, 1500 के करीब लोग जख्मी हुए थे। इसको जलियन वाला बाग ट्रेजेडी बोला जाता है। इसके ऐसे होने के बाद क्या होता है जी, कि सिख मुसलमान और हिंदू सारे एक पेज पे आ गए थे। तो आपको पता है मोहनदास करमचंद गांधी मेन लीडर बना था जी इस तहरीक का। तो 1919 के बाद वो तकरीबन 1922 तक लीड करता रहा, क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और इनकी पार्टी जो थी वो डॉर्मेंट पोजीशन में चली गई, यानी कि मुस्लिम लीग जो है, क्योंकि कायदे आजम ये सोचते थे कि हम खुद गुलाम है तो हम कैसे लड़ेंगे गोरों के खिलाफ या दूसरों की आजादी के लिए, हम पहले खुद आजादी तो ले ले। तो इस वजह से ये जेल में रखिएगा कि 1919 से तकरीबन जे जाके 1927-28 तक जो है वो कायदे आज़म का रोल जो है वो इतना खास नहीं रहा। 1927 के बाद दोबारा से कायदे आज़म जो है वो अपना मतलब है कि रोल गेन करते हैं, पार्टी उनकी यानी मुस्लिम लीग एक्टिव होती है। तो ये देखिएगा नहीं 1920 में लीग ऑफ नेशन भी है, ये रॉलेट एक्ट आपको बताया 1919 में आया। तो ये हालात थे कि उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटेन जो थे वो उन्होंने यहाँ पे आबाद करना शुरू कर दिया, किसको जी, ज्यूज को। लेकिन जैसे ही मुसलमानों को पता चला कि ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है जी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यूज ने तो जमीन जो है वो खरीदी, पहले 50% इन्होंने जमीन को खरीदा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया, कब्जे शुरू कर दिए। उस वक्त जो है वो मुसलमानों को लगा हम तो ट्रैप में आ गए। आप जेहन में रखिएगा कि 1948 में पहली वार होती है, लेकिन ये वार जो है ये कोई, आप जेहन में रखिएगा कि ये सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट ने मिलके की थी, लेकिन कोई इससे फायदा नहीं हो सका जी। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन आपने याद रखनी है, इजिप्ट में वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1928 में बनी थी जी। क्वेश्चन पूछ सकता है, इख्वानुल मुस्लिमीन। इख्वानुल मुस्लिमीन जो है ये 1928 में बनी थी, एक मजहबी जमात थी। आपने याद रखना है हसन अल बन्ना, हसन अल बन्ना बोलते हैं जी, ये इसका फाउंडर है। 1928 में बनी थी, एक मजहबी जमात थी। ये बकायदा लड़ी थी जी इसराइल के खिलाफ, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इसको बाद में कलअदम करार दे दिया गया, बैन कर दी गई। तो आपको पता है 1949 में हसन अल बन्ना को कत्ल कर दिया गया। जब ये जंग नहीं कुछ कर सके जी चारों कंट्री, तो फिर इन्होंने सीज फायर कर लिया। आपको पता है इसराइल के साथ, उसको बोलते हैं आर्मिटिस लाइन बोलते हैं। अब याद रखिएगा उसका नाम क्या है, आर्मिटिस एग्रीमेंट है जी, बिटवीन इसराइल एंड ये वाले जो कंट्रीज थे। तो आप ये देखिएगा कि पहली जंग 1948 में लड़ी गई, फिर दूसरी जो जंग लड़ी गई है इसराइल ने लड़ी है जी वो 1956 है जी, नेशनलाइजेशन ऑफ स्विज किनाल। अब आपको पता होना चाहिए कि स्विज किनाल कहां पे थी। तो ये सिनाई पेनिनसुला का ये वाला जो एरिया है ये ऐसे मिला हुआ था,
आपको पता होना चाहिए 1859 से लेके 1869 में यहां पे एक नहर बनाई गई थी जिसको हम नाम दिया गया था स्विज कैनाल का। ये 170 किलोमीटर इसकी लेंथ है जी, और ये बेसिकली रेड सी को ऊपर मेडिटेरेनियन सी से मिलाती है। यहां पे सी कौन सा है जी? बहीरा है रोम, मेडिटेरेनियन सी। तो क्योंकि इजिप्ट पहले अंडर था किसके जी? बरतानिया के, तो ये 1922 में बेसिकली आजाद हुआ था। इसका पहला किंग जो है उसका नाम है फाद वन, और ये 1952 में आपने याद रखें कि ये रिपब्लिक बन जाता है जी। 1952 में ये क्या बनता है जी? 1952 में रिपब्लिक बन जाता है इजिप्ट जो है, और इसका पहला प्रेसिडेंट बना था मोहम्मद नजीब। लेकिन इसको हटा के 1950 आप देखें तो जमाल अब्दुल नासिर जो है इसको 1954 में हटा देता है जी। और आप ज़हन में रखिएगा कि मोहम्मद नजीब की जगह पे कौन आ गया था जी? इसकी जगह पे आया था जमाल अब्दुल नासिर। जमाल अब्दुल नासिर जो है ये प्राइम मिनिस्टर बना था इनका। तो ज़हन में रखिएगा ये वो बंदा है जी जिसने सोचा था कि ये सिनाई पेनिनसुला भी हमारा, ये इजिप्ट भी हमारा, तो ये स्विज कैनाल भी हमारी। इसने क्या कर दिया था? नेशनलाइज किया था, नेशनलाइजेशन ऑफ स्विज कैनाल। ये कब हुई है जी? 1956 में। ये क्वेश्चन बड़ी दफा आया है कि नेशनलाइजेशन ऑफ स्विज कैनाल कब हुई थी, तो ज़हन में रखिएगा कि 1956 में हुई थी, और जिसकी बेस पे इसराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने अटैक कर दिया था इजिप्ट पे। तो ये दूसरी जंग है जी जो इसराइल ने लड़ी है जी। फिर एक बहुत ही अहम जंग है जी, आपने याद रखना है, वार हुई थी 1967 में, उसको अरब इसराइल वार बोलते हैं। अरब इसराइल वार। अब याद रखें कि अरब इसराइल वार जो है वो ये 1967 में हुई है जी। इसको दुनिया की सबसे छोटी वार बोला जाता है, 6 डे वार है। अब दोबारा सीरिया ने, जॉर्डन ने और इजिप्ट ने मिलकर अटैक किया कि हम खत्म कर देंगे किसको जी? इसराइल को। लेकिन आपने याद रखें इन 6 दिनों में क्या हुआ जी? इसराइल ने आगे बढ़ के ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का कब्जा कर लिया। इधर जॉर्डन की एक पोर्ट थी, उसका नाम है उकबा पोर्ट, उकबा पोर्ट जॉर्डन, इस पे भी कब्जा कर लिया इसराइल ने। यहां पे आपने याद रखना ये एरिया बनता है ये गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स जो है सीरिया का इलाका था, इस पे भी कब्जा कर लिया। तो जेल में रखिएगा कि ये 3 मुमालिक, जॉर्डन, इसराइल, सॉरी जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया के इलाके जो है वो भी कब्जे हो गए। और इधर भी आपने याद रखना है कि कब्जा हो गया, और ज्यादा एरिया जो है वो इसराइल के पास चला गया। तो 1967 की वार आपने याद रखनी है जी, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरब इसराइल वार 6 डे वार है, दुनिया की सबसे छोटी वार है जी। उसके बाद अगर आप देखें तो 1970 में जमाल अब्दुल नासिर की डेथ हो जाती है। 1970 में क्या होता है जी कि जमाल अब्दुल नासिर की डेथ हो जाती है। ये इजिप्ट का आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम था जी। इसके बाद कौन आया था? अनवर सादात। इसने 1973 में एक जंग लड़ी थी जी जिसको हम बोलते हैं योमे कपूर वार। आप पता है कि ये ज्यूज का ना सेक्रेट मतलब डेज हैं जी जिनमें इन्होंने अल्लाह से माफी मांगी है, और मतलब है कि इन्हें लगता है कि अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया। वो डेज ये हर साल मनाते हैं, इनके अपने कैलेंडर के मुताबिक वो बदलते रहते हैं जी।
तो यौम कपूर वार 1973 में लड़ी गई है, उन दिनों में जो इनके मुकद्दस दिन थे। तो इस वजह से इस जंग में भी कोई खास जो है वो फायदा नहीं हुआ जी। तो अनवर सादात ने 1978 में एक एग्रीमेंट किया था जी इनके साथ, उसको बोलते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड। आपने याद रखना है, कैंप डेविड जो है ये बेसिकली 1978 में एक एग्रीमेंट था बिटवीन ज्यूज एंड यानी इसराइल एंड इजिप्ट। इस एग्रीमेंट में एक तो अनवर सादात ने ये कर दिया कि एक्सेप्ट कर लिया इसराइल को एज ए नेशन, दूसरा ये उसने रिटर्न में दिया कि आज के बाद इजिप्ट जो है वो इसराइल के किसी मामले में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आपको होता है 1978 में नोबेल पीस प्राइज मिला था अनवर सादात को। तो ये पहला मुस्लिम है जी जिसको नोबेल प्राइज मिला। तो हमने याद रखना है अनवर सादात ने अगले ही साल 1979 में इसराइल की पार्लियामेंट जो नेस्ट है ना, इसको एड्रेस किया था। आपको पता है ये पहला मुस्लिम है जिसने इसराइल की पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया 1979। तो जेहन में रखिएगा कि इसकी वजह से अरब लीग जो है, अरब मुमालिक जो है वो मतलब गुस्से में आ गए थे। पहले कैपिटल था अरब लीग का कायरो, तो उन्होंने यहां से उठा के अपना कैपिटल अरब लीग का कहा लेगा जी तेनूसिया, और 1979 से 1989 तक कैपिटल कहां पे रहा जी ट्यूनिस में। तो आपने याद रखें दोबारा अब जो कैपिटल है अरब लीग का दोबारा कायरो में है जी। तो थोड़ा सा ये जेहन में रखिएगा कंटेस्ट जी। तो इन हालात में 1981 में जो है वो अनवर सादात को इखवानुल मुस्लिमीन ने कत्ल कर दिया। 1981 में अनवर सादात मारा जाता है। तो अब एक पोर्शन आपको बताया इस तरह के जो जंगी हुई है। उसके बाद आगे देखें तो इसराइल ने एक और जंग की है जी, वो जंग है 1982। उससे पहले 1981 में इसराइल ने अटैक किया था, इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह किए थे। आपने याद रखना है 1981 में इराक ना बना रहा था न्यूक्लियर जो है वो अपना जा रहा था, रिएक्टर बन गए थे और वहां पे मतलब है कि इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम हो रही थी। तो आपने याद रखना है कि इसराइल ने 1981 में अटैक करके इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह कर दिए। और 1982 यहां पे लबनान में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला जो है उसके बारे में आपने याद रखना है कि ये आगा हसन मूसवी उसका ये फाउंडर है जी। आगा हसन मूसवी जो है, आगा हसन मूसवी इसका फाउंडर है जी। ये 1982 में बनी थी। जैसे ही ये एक जिहादी तंजीम बनती है तो आपने ज़हन में रखना है कि इसराइल ने अटैक कर दिया था लबनान पे, और लबनान जो है इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, आपने ज़हन में रखिएगा कि लबनान का एक रिवर है लिटानी रिवर। लिटानी रिवर के नीचे वाला ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं बिक्का वैली। बिक्का वैली, आपने याद रखें कि बिक्का वैली पे कब्जा कर लिया था। 1982 से 2000 तक ये वैली किसके पास रही है जी? ये इसराइल के पास रही है। तो 1982 आपने याद रखिएगा हिजबुल्ला की वजह से इसराइल ने लेबनान पे अटैक किया। फिर आप ज़हन में रखना है कि गजा में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1987 में, उसका नाम है हमास। हमास जो है ये बेसिकली 1987 में बनी थी और इसे फर्स्ट इंतिफादा भी बोलते हैं। यानी कि पहले जब लड़ रहे थे फलस्तीनी, तो फलस्तीन खुद नहीं लड़ रहा था जी, बल्कि इजिप्ट लड़ रहा था, जॉर्डन लड़ रहा था, सीरिया लड़ रहा था। पहली दफा अंदर से जो मूवमेंट उठी है वो 1987 में उठी है कि फलस्तीनियों ने खुद अपने आप को तैयार किया लड़ने के लिए। तो इसको बोलते हैं इंतिफादा, यानी कि अपराइजिंग। तो आपने याद रखना कि पहली अपराइजिंग जो हुई है वो 1987 में हुई है जी। तो हमास बनी है। आपको तो हमास बनाने वाला बंदे का नाम क्या है? शेख अहमद यासीन। और इधर आप देखें तो वेस्ट बैंक में एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, इसका नाम है अल फतह। इसे PLO भी बोलते हैं जी।
अल-फतह को पीएलओ, ये बनाई थी 1964 में। यासर अरफात इसका फाउंडर है। आप ध्यान में रखिएगा कि शेख अहमद यासीन इधर हमास का फाउंडर है और अल-फतह का फाउंडर कौन है जी? यासर अरफात। तो आपने ध्यान में रखना है कि यासर अरफात जो है इसको नोबेल प्राइज कब मिला था जी? तो 1994 में, क्योंकि इसने ओस्लो अकॉर्ड किया था 1993 में इसराइल के साथ। तो 1994 में इसको क्या मिला था जी? ये अपना नोबेल पीस प्राइज मिला था। 2004 में इसकी डेथ हो गई थी जी, यासर अरफात की। और शेख अहमद यासीन जो है ये 2003 में इसको एक बम लगा था जी। आप देखें कि मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था और उसमें बम धमाके में ये मारा गया। शेख अहमद यासीन ये नाबीना इंसान था। 2004 से अल-फतह का जो हेड है वो उसका नाम है महमूद अब्बास। वो अभी स्टिल प्रेसिडेंट भी है पैलेस्टाइन अथॉरिटी का और ये पीएलओ का भी हेड है। शेख अहमद यासीन के बाद यहाँ पे काफी नाम चेंज हुए हैं जी। अब्दुल अजीज नतीसी हुआ है और अपना इस्माइल हानिया हुआ है, खालिद मशाल है। आजकल जो फिर हेड है जी इसका हमास का, उसका नाम है इस्माइल हानिया। तो ध्यान में रखिएगा जी, ये जिहादी तंजीम है जी। हमास जो है ये कंजर्वेटिव जमात है। ये कहते हैं कि हमारा मेन मकसद जो है वो ज्यूज के साथ लड़ना है। ये जरूरी नहीं है कि कितने, मतलब है कि एरिया की बात ही नहीं है, जब तक ज्यूज यहाँ पे हैं तो हम लड़ते रहेंगे। तो आपने ध्यान में रखिएगा कि जो पीएलओ है वो कहती है कि अगर 1967 की जो वार हुई थी उससे पहले जो हमारे पास एरिया था वो अगर इसराइल वाले हमें दे दें तो हमारी इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। तो ये देखिएगा दो ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको बता दिया, एक हमास का और एक अल-फतह का। एक इख्वानुल मुस्लिमीन, 4 ऑर्गेनाइजेशन, इनका जरूर नाम याद रखिएगा। इख्वानुल मुस्लिमीन इजिप्ट की है जी। ये अभी भी जो आपको होता है कि 2011 में जो हुस्नी मुबारक की गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो उसके बाद गवर्नमेंट इख्वानुल मुस्लिमीन की बनी थी। लेकिन आपको पता है कि फिर मिलिट्री रूल आ गया और इजिप्ट में इख्वानुल मुस्लिमीन का प्रेसिडेंट जो था मोहम्मद मुर्सी, वो जेल में ही फौत हो गया जी। तो आपने याद रखना है इख्वानुल मुस्लिमीन इजिप्ट की है। हिजबुल्लाह बहुत ही पावरफुल जमात है जी, जिहादी है। आपको पता है हसन नसरुल्लाह इसको लीड कर रहा है जी। और अल-फतह और आपने याद रखना है पीएलओ, पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन की आपको पता होना चाहिए, बड़ी दफा इस पेपर में ये आ चुका है जी। उसके बाद आप देखें तो हम अगर जिक्र करें तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो पर्सनैलिटीज हैं, क्योंकि 2006 में भी एक जंग हुई थी लेबनान के साथ, आपको पता है हिजबुल्लाह के साथ काफी अरसा 2006 में भी जो है कि लड़ाई की है इसराइल ने। तो अब हमने याद रखना है कि ये तो हमने की इनकी एक ओवरऑल हिस्ट्री जी। इसमें इनका जो पहला पीएम है आपने याद रखना है कि वो है डेविड बिन गुरियन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल जो है उसका नाम जरूर याद रखिएगा जी, डेविड बिन गुरियन। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जी। और एक इनकी पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर है, उसका नाम है गोल्डा मेयर के नाम से है जी। आप याद रखिएगा 1960 जो है ये 1969 में आई थी जी गोल्डा मेयर। आप ध्यान रखिएगा आयरन लेडी का टाइटल भी है जी। ये पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर है जी इसराइल की। और इनकी पार्लियामेंट नेस्ट है। और यहाँ पे एक एरिया जो हमने डिस्कस करना है अभी वो है बैतुल मुकद्दस। ये वेस्ट बैंक में ही वो एरिया है जी बैतुल मुकद्दस। आपको मैंने थोड़ा सा तो उसका हिंट दे दिया था कि ये बनाया किसने था। आपको पता होना चाहिए कि ये हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान ने बनाया था जी बैतुल मुकद्दस, यानी कि वो हैकल, वो मस्जिद जो थी तो वो उन्होंने तैयार करवाई, 40 साल में बनी थी। और आप ध्यान में रखिएगा कि 40 साल के दौरान जो है उस पीरियड के दौरान हजरत सुलेमान की डेथ हो गई और आप छड़ी के सहारे खड़े रहे। फिर बाद में छड़ी को दीमक लगी तो अब जमीन पे गिरे तो जिन्नों को लगा कि ये फौत हो गए तो वो भाग गए, लेकिन उतने में ये मस्जिद तैयार हो गई थी। अब हमने ये देखना है जी कि इस मस्जिद में ऐसी क्या चीज है कि ईसाई भी कहते हैं ये हमारे पास हो, ज्यूज भी कहते हैं ये हमारे पास हो,
और मुसलमान भी कहते हैं हमारे पास हो। तो अब ये देखें जी, पहले बैतुल मुकद्दस जो है इसको, ये तो थी तो बेसिकली ज्यूज के पास, और फिर 638 में हजरत उमर के दौर में, अब याद रखें कुछ क्योंकि ये टेन्योर है जी जो 637 और 38 का दौर है, बेसिकली हजरत उमर का दौर है जी। उस दौर में फातेह है सीरिया शाम जिन्होंने फतह किया था, अबू उबैदा बिन अल जरा। ये ज़हन में रखिएगा, ये साहबी हैं जी, इन्हें अमीन उल उम्मत भी बोला जाता है, इन्हें फातेह सीरिया भी बोला जाता है। और ये 636 में जहां पे आके मासरा करते हैं, और कंप्लीट जो है ये एरिया जो फतह होता है 638 में है जी। तो आपने याद रखना है कि हजरत उबैदा जब इस एरिया में आए थे तो यहाँ के ज्यूज ने कहा था कि हमारी किताब में खास निशानियां उस बंदे की जो इसको फतह करेगा, और उस बंदे का नाम उमर होगा जी। तो फिर हजरत उबैदा ने, अबू उबैदा बिन अल जरा ने हजरत उमर को खत लिखा, और वो यहाँ पे आए, और ज्यूज ने कहा जी हमारी किताब में निशानियां हैं कि वो बंदा जो है जिससे इसको फतह करना है। कुछ जगहों पे वो 11 टांके हैं, किसी पे 14 भी लिखे हुए हैं कि जनाब उनके कपड़ों पे इतने पैबंद लगे होंगे। तो कहते हैं कि आपके मिसाल 11 जो थे, 10 तो वाजे नजर आ गया, 11 जो था आपने बगल उठाई तो नीचे लगा हुआ था। इस वजह से बगैर लड़े बैतुल मुकद्दस की चाबियां मिली थी हजरत उमर के दौर में। तो हजरत उमर के दौर के बाद ये जो बैतुल मुकद्दस था ये मुसलमानों के पास ही रहा जी। और आपने ध्यान में रखिएगा कि फिर ज्यूज के पास ये कैसे चला गया, सॉरी जो ईसाइयों के पास, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दीलियां आती रही हैं जी। आपने ध्यान में रखना है कि जो क्रूसेड्स हुई हैं, क्रूसेड्स पे हमने एक बकायदा अलहदा से भी लेक्चर जो है वो किया था कि क्रूसेड जो है सिंपल इस बैतुल मुकद्दस के लिए, वो आप CSS क्लब जो है यूट्यूब चैनल वहां से देख सकते हैं जी। उसके ऊपर बकायदा हिस्ट्री में वो उस दौर के जो लोग थे, जो जिस तरह आपको बताया था कि सल्जूक, और ये मतलब है कि अपना सलाहुद्दीन अयूबी वगैरह, और उधर से रिचर्ड द लाइन हार्ट, उन सब का जिक्र किया हुआ है। तो आपने याद रखना कि पहली वार हुई थी 1096 के अंदर, जिसे हम क्रूसेड्स बोलते हैं, और 1099 में जाके छीन लिया था ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस मुसलमानों से, और फिर सारे मुसलमान जो यहाँ पे बात थे, तकरीबन मेजर पोर्शन आबादी का जो है वो कत्ल कर दिया गया। और अब ये ज़हन में रखिएगा कि फिर दोबारा से 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ये छीना था ईसाइयों से। इसके बाद तीसरी क्रूसेड स्टार्ट होती है। सुल्तान अयूबी जो है 1138 में पैदा हुआ था, तकरीत शहर है जी इराक का, और आपको पता है ये कुर्द नस्ल से है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। और इसने पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 1174 में ये रूलर बना था इजिप्ट का, और 1174 में डेथ हो गई थी नूरुद्दीन जंगी, जो इसका मतलब है कि आका भी आप कह सकते हैं, इसका अपना लीडर था जी। उसकी डेथ के बाद 1176 में इसने सीरिया भी अपने अंडर कर लिया। तो इस तरह सीरिया और इजिप्ट दोनों का ये रूलर रहा जी। और 1187 में इसने बैतुल मुकद्दस छीन लिया। फिर आपको पता होना चाहिए कि 1187 से 1192 तक थर्ड क्रूसेड होती है, जिसमें पूरा जोर पूरे यूरोप ने लगाया था कि दोबारा से बैतुल मुकद्दस जो है वो किसके कब्जे में आ जाए जी, ईसाइयों के। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अच्छी प्लानिंग और एफर्ट की वजह से मजबूर हो गए रिचर्ड द लाइन हार्ट, आपको पता है बहुत बड़ा नाम है जी, बहुत बड़ा वॉरियर है, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। उनको बगैर बैतुल मुकद्दस के एग्रीमेंट साइन करना पड़ा 1192 में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1193 में जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है उसकी डेथ हो गई, और सीरिया की जामिया मस्जिद में वो दफन है जी। तो ज़हन में रखिएगा जी कि ये 1187 में मुसलमानों के पास आया, और फिर 1948 में ये ज्यूज के पास चला गया। तो सिंपल आपसे कहना है कि इसमें क्या ऐसी चीज है कि जो मुसलमान भी कहते हैं कि ये हमारे पास हो, ज्यूज भी कहते हैं हमारे पास हो, और ईसाई भी कहते हैं
हमारे पास हो। तब अगर आप देखें तो पहली चीज के बैतुल मुकद्दस जो है इसमें 70,000 नबी जो है ना वो ज्यूज के यानी बनी इसराइल के दफन है। तो इसे लैंड ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है और उनका किबला अव्वल भी है। सॉरी, किबला अव्वल कह रहा हूं, किबला है जी उनका। किबला अव्वल तो ये हमारा था जी, उनका किबला भी है जी। तो ज़हन में रखिएगा कि बैतुल मुकद्दस जो है ये ज्यूज के 70,000 नबी यानी बनी इसराइल के यहाँ पे दफन है जी। और तो उनका किबला है जी, ये उसकी तरफ मुंह करके इबादत करते हैं। आपने याद रखना है कि ईसाइयों के लिए ये क्या है जी, ईसाई जो है आपने याद रखें कि बैतुल मुकद्दस के पास जगह है बैतुल लहम। यहां पे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और ईसा अलैहिस्सलाम को अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन आइडियोलॉजी 29 बीसी को क्या किया गया था जी, स्लीब चढ़ाया गया था। आपको पता है 4 बीसी को जीसस क्राइस्ट जो है वो पैदा हुए थे। अब सॉरी बीसी कह रहा हूं, 4 जो है एडी, और 29 एडी को जो है उनको क्या कराया गया था जी, उनको स्लीब चढ़ाया गया था अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन आइडियोलॉजी। हमारे मुताबिक तो ये है कि उनको अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया और वो दोबारा सरकार की उम्मत में आएंगे जी। तो ये आपने याद रखना है कि जो सलीब वाला एरिया है वो भी बैतुल मुकद्दस में है, उनकी पैदाइश भी यहाँ पे है। तो इस वजह से ईसाइयों के लिए भी ये मुतबरक है। अब मुसलमानों को अगर आप देखें तो उनका एक तो किबला अव्वल है जी। आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब मुसलमान जो है वो मदीना जाते हैं 622 में हिजरत होती है, तो ज्यूज को यही लगा था कि ये नबी हमारे में से है क्योंकि इनका किबला भी वही है, हमारा किबला भी वही है। इसी वजह से आपको होता है मिसाके मदीना हुआ। लेकिन ये 2 हिजरी को कैपिटल अपना किबला चेंज हो गया था। आपको होता है कि तकरीबन कहते हैं कि 18 माह हमने इधर मुंह करके नमाजें पढ़ी। तो आप ज़हन में रखिएगा कि इसमें ना बुल्ले शाह एक शेर बोलते हैं, क्योंकि अब देखें कि एक तो दूसरा सिपारा सायाकुल सुफाहा का मतलब यही है स्टार्ट में कि हम देखना चाहते थे कि कौन से लोग आपके पीछे एड़ियों के बल घूम जाते हैं। तो इसमें बुल्ले शाह पंजाबी में एक शेर बोलते हैं कि हाजी लोग मके वल जांदे असा जाना तख्त हजारे, जत वल यार ते उत वल काबा भावे फूल किताबा चारे। यानी कि आप देखें कि सरकार दो आलम सल्लम के दिल में ये ख्याल आया कि हमारा किबला जो है खाना काबा होना चाहिए, ना कि मस्जिद जो है मस्जिदुल अक्सा होनी चाहिए। तो अल्लाह ने फिर हुक्म दे दिया कि आप चेंज कर दें। तो आपको पता है कि ये बनी सलमा एक मोहल्ला था जी, वहां पे मस्जिद में आप नमाज पढ़ा रहे थे, तो एन नमाज के वक्त ये हुक्म आया था। तो आपने याद रखें कि फिर लोग आपके पीछे एड़ियों के बल घूम गए जी। तो इसमें बुल्ले शाह बोलते हैं कि ये जो असल में ताकत थी या मोहब्बत थी, ये बेसिकली आका के चेहरे की थी। आप जिधर भी कर जाते तो वही जगह जो है वो किबला हो जाती। तो आपने याद रखें, एक तो हमारा ये किबला अव्वल है, दूसरा जो 70,000 नबी हैं वो हमारे भी नबी है जी। आमन तो बिल्ला व मलाइकाते व वो तो भाई वाह रसूल ही। तो आपने याद रखना है कि ये नबी, इन पे ईमान लाना हमारे लिए फर्ज है जी। फिर मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगंबरों को यहाँ पे इमामत भी करवाई, सैयदुल अंबिया इमाम उल अंबिया का टाइटल भी लिया जी। तो ये सारे फैक्ट है जी। अब आप देखें कि हमने एक सिर्फ टॉपिक किया हिस्ट्री का, और उसमें हमने बहुत करंट हिस्ट्री भी है और उसमें पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो ये किस तरह ऑब्जेक्टिव जो है वो सारे इकट्ठे हो गए, एक स्टोरी में आ गए। तो आपने इसी तरह याद करने, और ये टॉपिक इतना अहम है कि आप पेपर जिस दोस्त ने दिए हैं उसको भी पता होगा, जो भी जाके देंगे इंशाल्लाह उनको भी ये पता रहेगा कि हर पेपर में इस टॉपिक से जरूर ऑब्जेक्टिव उठाएगा। ये मेरा आपसे वादा है कि आप जब भी पेपर देंगे तो इंशाल्लाह ये एक स्टोरी जो है इसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे जी। तो यहां तक रखते हैं। अभी किसी दोस्त का सवाल है तो वो पूछ सकता है जी, जो रेलिवेंट सवाल है वो पूछिएगा। इस तरह होता है कि फिर ऐसे टाइम वेस्ट ना हो जी। सर एडी और बीसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। और कोई चीज समझ नहीं आई रेलिवेंट, सिर्फ टॉपिक के रेलिवेंट आपने रहना है। ऐसा ना हो कि आप आगे पीछे, तो फिर उसका फायदा नहीं होता।
अच्छा जी, आप ये देखिएगा जी, एडी और बीसी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का दौर जो है उसको क्या बोलते हैं, बीसी। आपको ये भी बता दूं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो एडी इनसे पहले स्टार्ट हो चुकी थी, यानी 4 जो है ना एडी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस जो है उस दुनिया में आया 4 एडी को। लेकिन स्टार्ट इनसे ही करते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं एनो डोमनी। एनो डोमनी का मतलब है सैक्रेड ईयर, मुकद्दस साल, क्योंकि ये तकरीबन वाली बात है, क्योंकि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 4 एडी में ये कहते हैं। हालांकि अगर डेफिनेशन देखी जाए तो सैक्रेड ईयर की तो यही लगता है कि यकम यानी कि फर्स्ट एडी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, क्योंकि उन्हीं से एडी साल स्टार्ट होता है, एनो डोमनी यानी सैक्रेड ईयर। तो इस वजह से एडी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एडी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो दौर है उसको बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहां पे कल इंशाल्लाह अब ये देखिए कि मैंने आपको बताया था पहली बार तो 48 में हुई, फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ स्विज किनाल, स्विज किनाल पे इसराइल लड़ा था इजिप्ट के साथ। फिर तीसरी मैंने आपको बताया था कि अनवर सादात ने लड़ी थी उस पे योम कपूर वार। फिर उसके बाद आगे स्टेप वाइज ये चलती गई है वार, जैसे कि 82 में भी लड़ा है, फिर 87 में हमास के साथ जब शुरू हो गई, फिर इसी तरह आगे 81 में आपको पता है इराक के साथ इसका इशू आ गया था। तो इसराइल एक ऐसा मुल्क है कि बुरा भी नहीं है। अगर आप देखें ना कि जो लोग इसके साथ ठीक है उनके साथ ठीक है, जो इसके साथ बुरे हैं उनके साथ बुरा भी है, क्योंकि इसराइल आपने याद रखना है कि ज्यूज जो है बहुत ही टेक्निकल कौम है जी, ऐसे आसान नहीं है। अब ध्यान में रखिएगा, एक ज्यूज पूरी कौम है, क्योंकि पूरे जो ज्यूज कम्युनिटी है ये पूरा फोकस करते हैं। तो मतलब है कि एक बंदे के ऊपर जब प्रेगनेंसी के दौरान ये शुरू हो जाते हैं कि उसके ऊपर पूरा वर्क करते हैं, ताकि जब ये बंदा दुनिया में आए तो एक बड़ा ही स्कॉलर टाइप बंदा जो है ये बने। तो बाकी जो हिस्ट्री है इंशाल्लाह आपके साथ ये जस्ट एक हिंट था। आपको इंडियन हिस्ट्री डिटेल में पढ़ानी है, इस्लामिक हिस्ट्री डिटेल में पढ़ानी है, तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके वहां पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आज जी इख्वानुल मुस्लिमीन दोस्तों, आपको पता है कि इजिप्ट की हिस्ट्री में मैं आपको दोबारा करूंगा, ये जो जितनी चीजें हमने की हैं ये दोबारा कंट्री वाइज भी आपको करवानी है। इख्वानुल मुस्लिमीन इजिप्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, 1928 में बनी थी, हसन अल बन्ना इसका फाउंडर है जी, और स्टिल चल रही है। ये मजहबी जमात है, वहां पे इजिप्ट में जितने भी रिफाई आमा के काम होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन है, उनमें बहुत ज्यादा रोल है जी इनका, इख्वानुल मुस्लिमीन का। तो मैं कहता हूं कि ये आप जेहन में रखिएगा, क्वेश्चन इंशाल्लाह ये सारे रिपीट होके आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आएंगे, या इंडियन हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री होगी तो उसमें इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगे। तो आज तक इतना, ये सारे आपने नोट्स तैयार करने हैं, ये लेक्चर आपके पास है, आपने इसको मतलब देख के A to Z जो है वो चीजें आपने करनी है। इंशाल्लाह एंड पे आपको अभी नहीं देंगे, लेकिन एंड पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कुछ हिस्ट्री और बाकी चीजों के नोट्स भी दे दे। ठीक है जी, आज के लिए इतना।